तो गोपाल भैया बहुत दिनों से मतलब मैं भी वही सोच रहा था कि आपसे मिलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात भी करनी थी। अब फाइनली आज आप टाइम दिए, तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपने इतना अच्छा मैनेज किया। और हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो अनियमित की समस्या है उसको आप प्रमुखता से उठाते रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया, धन्यवाद। अरे नहीं भैया, तो गोपाल भैया को आप सभी जानते हैं, और जितने भी अनियमित साथी हमारे हैं जो विभिन्न महासंघों में जुड़े हैं, अनियमित संविदा कर्मचारी भी जो हमारे साथ हैं, जो लगातार खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़े रहते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से आप मुझे जानते हैं, गोपाल भैया को जानते हैं। गोपाल भैया जो कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भैया प्रांतीय संयोजक की। और मैं चूँकि आपको 2017 से जानता हूँ, जब आप लोगों का आंदोलन होता था, और उस वक्त मैं फील्ड में रिपोर्टर हुआ करता था, एक वेब चैनल के लिए मैं काम करता था। और मुझे आज भी याद है कि आप लोगों का जो एक आंदोलन था वो इतने बड़े स्तर का होता था कि पूरा पुलिस प्रशासन हो गया, ज़िला प्रशासन हो गया, वो संभालने में लग जाता था कि भाई ये लोग कभी ना कभी आंदोलन ख़त्म कर दें। लेकिन एक जो ज़िद थी नियमितीकरण की, वो काफ़ी अरसे से मतलब चली आ रही है अभी भी। और अभी अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि जो आप लोगों का एक आंदोलन था, जो आप लोगों ने इतने साल पहले शुरू किया था, उसका अंत निकट आ गया है। मतलब मैं जहाँ तक देखता हूँ, आप लोगों का आंदोलन, रणनीतियाँ लगातार बनती जाती है, नेतृत्व कई बार आप लोगों का बदला है, लेकिन क्या ऐसी वजह आप मानते हैं कि अभी तक जो एक मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है? अमित भाई, नियमितीकरण एक ऐसा चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आसमान से चांद को तोड़ के लाना है। जी जी जी। ये इस प्रकार की समस्या है। हम निरंतर 2013 से संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। जी। और उसके बाद एक हमने औपचारिक रूप से 2016 में एक संगठित होकर के हमने एक संगठन भी बनाया। 2016 के बाद 2017 में हमने एक आंदोलन भी किया। जी। उसके बाद 2018 का आंदोलन तो जानते ही हैं। बिल्कुल। इसमें काफ़ी समग्र रूप से एक बृहद पैमाने पर हमने नियमितीकरण के लिए हमने एक आंदोलन छेड़ा। जी। और जिसके फलस्वरूप वर्तमान जो सरकार है, उस समय विपक्ष हुआ करता था, उसने हमारे मंच में आके बोला कि भाई आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, और जैसे हमारी सरकार आएगी आपको 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे। बिल्कुल। और इसी उपापोह में हम भी थे कि सरकार है और भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन अभी तक हम भरोसा कर रहे हैं, 3.5 साल हो गया। और निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं है कि नेतृत्व वाली बात नहीं है कि लोकतांत्रिक पद्धति में नेतृत्व परिवर्तन निरंतर चलते रहता है। बिल्कुल। एक सभी संगठन, कोई भी संगठन हो, तो एक नेतृत्व परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और हम अपने नियमितीकरण के जो इशू है उसके लिए काफ़ी गंभीर है और सजग भी है। उसके लिए हमने आगामी रणनीति तैयार की है जो आगे। बिल्कुल, तो आगामी रणनीति आपने तैयार की है। महासंघ की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो अभी महासंघ ऐसा हो गया कि बहुत सारे संगठन इसके अंदर आ गए, तो एक महासंघ ये हो गया। लेकिन इसकी एक जो बुनियाद होती है, शुरुआत कहाँ से हुई और आप कैसे इस संघ से जुड़े? 2013 में जब पुराना रायपुर से नया रायपुर शिफ्ट हुआ हमारा ऑफिस जो है, उसमें चूँकि हम पुराना रायपुर में अलग अलग जगह पर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर में रहते हैं, वहाँ पर नया रायपुर में इंद्रावती भवन में हम जितने भी हैं, हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, हम लोग एक साथ रहते थे। जब भी कहीं दोपहर में चाय पीने के लिए कुछ इस तरह से लंच में निकलते थे, बात होती थी कि भाई हमारे जो लाखों साथी हैं आज के तारीख में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे ये साथी जो हैं इन साथियों को कुछ फ़ायदा मिल सके। फिर हमने क्या है, एक रणनीति को लेकर के हमने एक संगठन तैयार किया, कई सारे बैठके हुए। उसमें हमने सबसे पहले रखा था समान काम समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आर्डर था, आपने जानते होंगे। जी। उस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़े थे। और नियमितीकरण का जो इशू है, एक्चुअल में क्या है करना चाहिए, 2018 में हमारे पास आया जी। काफ़ी हमारे जो वरिष्ठ और कहना चाहिए जो डिसीजन मेकर जो होते हैं, उसने बोला कि भाई हम 15 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं और नियमितीकरण हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से इसका एक नींव पड़ा। नींव बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैंने आप लोगों के आंदोलन को देखा है,
आप लोग जब संगठित होते हैं तो ऐसा होता है कि बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं। और बिल्कुल अभी तो 1 मई को हमने 1 मई को जी जी 1 मई को पिछले 2 अक्टूबर को हमने शासन से जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जी जी दोनों बार हमको क्या है कानून व्यवस्था के नाम पर हमको अनुमति दी नहीं। जी जी और स्वाभाविक रूप से सभी जानते हैं हमारे साथ देखिए हमारे साथ लगभग प्रदेश के 56 संगठन प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और 100 से अधिक विभाग के जो साथी हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 36 जो संगठन है लिखित में संबद्ध है। तो ये हमारे ताकत है और स्वाभाविक रूप से जो कमियां जो निगेटिविटी हर संगठन में होता है वो भी हमारा होता है, हमारे में है। लेकिन क्या है देखिए समस्या के साथ ही हमको संघर्ष करना रहता है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है मैं भी उसका आगे जिक्र करना चाह रहा था, आपने बोल दिया। क्या लगता है गोपाल जी क्यों आई है? मतलब आप लोग लड़ तो रहे हैं एक ही मुद्दे के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि विचार भी सबके एक ही होने चाहिए संगठित रूप से अगर काम करना है। क्यों फिर इस तरह की अलग विचारधाराएं हैं और ये नकारात्मकता क्यों? मतलब उस चीज़ को हम भी कभी कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों ने आपको एक छत के नीचे तमाम संगठनों के साथ आंदोलन करते देखा है, आगे बढ़ते देखा है। लेकिन आज अगर हम अनियमित संघ की बात करें तो वो जो पहले वाला एक जो कलेवर था उसका, जिस तरह से आप लोग साथ में आंदोलन करते थे, साथ में अपनी मांगे उठाते थे, और हालांकि आंदोलन करना कोई गलत चीज़ नहीं है, आप अपनी मांगों को बिल्कुल रख सकते हैं, संविधान में भी दिया गया जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब एक मुद्दा हमारा एक है, मंजिल एक है, रास्ता भले अलग अलग हो, फिर विचारधाराएं अलग क्यों? फिर उसमें कोई भी संगठन में, कोई भी समाज में, कोई भी देश में विचारधाराएं तो भिन्न हो सकती है जी। और ये स्वाभाविक रूप से है कि इसके कई मुख्य रूप से 3 कारण हैं जी। एक सबसे पहले है कि प्रशासनिक दबाव। आज की तारीख में हर कार्यालय में नियंत्रक अधिकारी का हमारे जो अनियमित कर्मचारी है जी जी, चाहे वो संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो, आउटसोर्सिंग हो या फिर जवाबदार हो, मानदेय या ठेका, जी। सब पर इतना दबाव है अधिकारी का। 1 घंटा आप ऑफिस से निकले दूसरे घंटे नोटिस मिलती है। तो ये सबसे पहले कारण है। दूसरा नेतृत्व को लेकर के विरोधाभास तो होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो वो भी एक है। तीसरा चीज़ जो मेन अहम है, जो आम साथी है उसमें दबाव और एक जो होता है ना कि कोई चीज़ हम संघर्ष कर रहे हैं, जब नहीं मिलता तो एक निराशा बनाती है। बिल्कुल हाँ, ये चीज़ आई है और आक्रोश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से 3 चीज़ें प्रभावित की है। और ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो हम क्रॉस करेंगे। और इसलिए हमने क्या है, अभी 1 तारीख को 3 जून को हमने क्या है जो चेतावनी रैली चेतावनी जी, जी। उसके बाद क्या है 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन, जिसमें पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के जो 680 से अधिक कार्यालय हैं जी जी, जिसमें से कम 450 कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर पूर्ण कामबंदी करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। पूर्ण कामबंदी होगी तो स्वाभाविक सी बात है जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे आम लोग जो जाते हैं उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी दिक्कत है। हमारा जो अनियमित कर्मचारियों का रेशियो और रेगुलर तुलना करें जी जी तो 60-40 का रेशियो है जी। और कहीं कहीं पर तो उल्टा है, जैसे 60 मतलब अनियमित है, 60 मतलब रेगुलर है, 40 आपके अनियमित है जी। और कहीं कहीं जस्ट स्टेज का अपोजिट है। हाँ हाँ। और कहीं कहीं पर तो ये रेशियो क्या है 80-20 का भी है जी जी। तो अमूमन कहना चाहिए अपन एवरेज मानते हैं कि 60-40 का रेशियो है जी जी। लेकिन क्या है कई सारे विभाग है सिर्फ अनियमित कर्मचारी की भरोसे चल रहा है। हाँ। तो वो प्रभावित तो होगा। और देखिए हमारा मकसद, हम प्रशासन में बैठे हुए हैं, शासन की एक मुख्य अंग है और हम नहीं चाहते किसी प्रकार का काम प्रभावित करने के लिए। लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार क्या है 3.5 साल होने जा रहा है, 1-1.5 साल चुनाव बाकी है। यदि हमारे बारे में किसी प्रकार की कोई बातें नहीं सोचती है जी तो हमको तो जाना पड़ेगा। कई सारे कमेटियाँ बना दी सरकार ने हमारे लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नोट सेट भी लिखा। जनवरी 2019 में कमेटी बनी, 3-3.5 साल हो गए कमेटी को, आज तक 2 बैठकें हुई हैं, एक भी रिपोर्ट नहीं है। तो इसको हम क्या समझें? तो हमने मोर टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्य सचिव से और पिंगवा कमेटी से मिलने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी तक हमको किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई वेटेज हमको नहीं दिया गया। 2019 की आप बात कर रहे हैं, मतलब जब 18 में सरकार बनी, 19 में मुझे याद है कि उस टाइम भी मैं रिपोर्टिंग में था, आप लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आप लोगों ने किया था, मुख्यमंत्री खुद आपके मंच पर आए थे।
बोल तो दिया था उन्होंने नियमित करेंगे, फिर परेशानी कहाँ है? 14 फरवरी 2019 को मंच में आके बोले थे जी जी कि भाई ये साल किसान मन के है और अगले साल कर्मचारी मन के। हाँ, अगले साल कर्मचारी मन के। जी जी तो हम उसी इंतजार में थे। जी जी देखिए हमारे में मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, एक हमारे बीच जो डिस्प्यूट होने का या हमारे जो साथी हैं उसका अलग अलग आंदोलन करने का उद्देश्य से भी मतलब कारण भी ये है जी जी कि भाई सरकार ने जब बोला कि भाई इस साल ये साल अनियमित मन के किसान मन के, अगले साल जो अनियमित कर्मचारी मन के। हाँ, तो भाई इस ऐसा क्या हो गया कि हमको नियमितकरण नहीं करना है। जी। तो जो सक्षम संगठन है वो अपने हिसाब से करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे संगठन अभी भी हम साथ में हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या संविदा हो, आउटसोर्सिंग हो या जादर मानदेय ठेका भी हो। कल भी हमने बैठक बुलाया था। हाँ हाँ, जिसमें 15 संगठन के लोग आए थे, प्रमुख संगठन के लोग जी। और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई देखिए हम यदि हम संगठित होकर प्रयास करेंगे तभी हमको सफलता मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को सही मानते हैं। और क्या है, अपने आप में हमारा महासंघ एक वट वृक्ष की तरह है जिसके अंदर सभी आते हैं और थोड़ा बहुत चलता है। सभी तो घर में हम लोग 4 लोग रहते हैं तो भी बिल्कुल होता है, तो हम उसको हमारे जो साथी हैं कन्विंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से कल भी जो मीटिंग हुई और उसका जो फीडबैक हमारे पास अभी तक आया है वो ये है, एक अभिभावक के तौर पर अब लोग ये चाहते हैं कि गोपाल प्रसाद साहू जी इसकी जिम्मेदारी संभाले। तो क्या ये सही है जो जानकारी मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, देखिए मेरा जो प्रांतीय संयोजक का जो रोल रहता है सरकार का रहता है, और ऐसा नहीं, हमारे अनिल भाई अध्यक्ष हैं जी और जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोकतंत्र में चलता रहता है। जी जी, कहीं असंतोष की बातें होती हैं तो उसको बैठ के सुलझाते भी हैं। बिल्कुल सुलझाना भी चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि रवि भाई कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ऐसा है। हमारे बीच, हमारे साथियों के बीच अच्छा समन्वय है। जी जी, अच्छा आंदोलन के लिए हम प्रयासरत हैं, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे मिल करके। बिल्कुल। और हमने देखा भी है जब आप लोगों का ईदगाह भाटा मैदान में रायपुर में इनका बहुत बड़ा आंदोलन होता था 2018 में, तब आप हो गए, अनिल देवांगन जी हो गए, रवि गढ़पाले जी हो गए, ये तमाम कुछ लोग ऐसे थे जो इस पूरे आंदोलन के प्रणेता थे। लगातार हम आपको सुर्खियों में तो देखते ही थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो आप लोग मेहनत करते थे, और आज भी आपको याद होगा जब आप लोगों ने ईदगाह भाटा मैदान से पदयात्रा शुरू की थी, वो पूरा फूल चौक इन्होंने जाम कर दिया था और काफ़ी घंटे तक वो जाम रहा था। मतलब उस टाइम के जो विजुअल्स थे वो बहुत मतलब अद्भुत थे। हमने छत पर खड़े होकर वो पूरा कैप्चर किया था नज़ारा। दूर दूर तक सिर्फ अनियमित कर्मचारी और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। आलम ये हो गया था कि एसपी को वहाँ पर उस वक्त जो थे उन्हें आना पड़ा था और मोर्चा संभालना पड़ा था। क्या ऐसे आंदोलन की भी आप लोग अब रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में? निश्चित रूप से हम शासन प्रशासन के समक्ष हमने कल आवेदन दे रहे हैं। जी जी। और यदि सरकार हमारे बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करती तो स्वाभाविक रूप से ये आंदोलन तो होगा और 2018 से बृहद कहीं आंदोलन होगा। अच्छा। क्योंकि इतने हमारी जो संख्या बोलते हैं 1,80,000, कहीं 1,80,000 से ज़्यादा संख्या है हमारी वास्तविक विश्व का है। अभी शासन ने 3 साल तक हमारी संख्याएं इकट्ठा कर नहीं पाए हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं बात तो है इसमें। मेरे कहने आपके कहने से नहीं है। बिल्कुल भाई, यदि सरकारी आंकड़ा 3 साल में इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, 2.5 साल में 2 साल में कुछ वो बता नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बात तो है, ज़रूर है। तो लोगों को मन में आक्रोश तो है नियमितीकरण को लेकर के। आपको बता दूं अमित भाई, हमारे साथ तो ऐसा है, लोग 26 साल 27 साल से लोग काम कर रहे हैं। जी। तो क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है कि वो नियमित हो? स्वाभाविक रूप से है। तो शासन प्रशासन के पास हम इस चीज़ को रख रहे हैं और अभी हम कल पत्र के माध्यम से भी हम माननीय मुख्य सचिव को लिखेंगे जी, भाई हमारे बातों पर कि आप गौर कीजिए और शीघ्र कुछ कार्रवाई कीजिए। नहीं तो हम 3 जून को चेतावनी सभा तो कर ही रहे हैं जी। यदि चेतावनी सभा में भी हमारे बात को किस प्रकार का मैसेज नहीं दिया, फिर अनिश्चितकाल में जाना पड़ेगा। जो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन था 2017 का 18 का, आप लोगों का भी लगभग उसी वक्त आंदोलन हुआ, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन था, संविलियन उनका हो गया, अधिक संख्या में वो लोग लाभान्वित हुए, लेकिन आप नहीं हो पाए, तो क्या एक जो डिसीजन मेकिंग है सरकार की या आपकी तरफ से जो एक आप लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, क्या लगता है उसमें कहीं कमी रह गई? नहीं, इसमें क्या हमारी तुलना शिक्षा कर्मियों से नहीं किया जा सकता जी। देखिए, शिक्षा कर्मियों की जो भर्ती हुई थी, आप जानते हैं शुरू में 1996 वगैरह में हुआ था, जिसमें 500, 1000, 1500 दिया करते थे जी। वो भी पंचायत भर्ती करती थी। हाँ, पंचायत भर्ती करती थी तो जी। हमारा भी तो वही है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो एक विभाग का
एक ही विभाग के कर्मचारी हैं और एक ही तरह के लोग हैं। हमारे पास क्या है, भिन्न भिन्न कार्यालयों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। शासन प्रशासन का जो प्रदेश के नवयुवक है उनका शोषण करने के लिए इसने तरीका निकाला 7 प्रकार का। कैसे 7 प्रकार का? जैसे संविदा है, दैनिक वेतनभोगी है, फिर आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट कर दिया, फिर मानदेय में कर दिया, जॉबदार में कर दिया, फिर क्या है अंशकालीन में कर दिया, ठेका कर दिया। जैसे हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी भाई हैं, करीब 43,000 हैं, अंशकालीन है जी, जिसको 2,000 से 2,500 रुपये महीने का तनख्वाह मिलता है। आप कल्पना कीजिए कि अब 2 से 2,500 में क्या करता हो, क्या ही होता होगा। सही बात है, महंगाई इतनी है। सही बात है, तो 2 घंटे का काम है, बिल्कुल, लेकिन उसको दिन भर जो नियंत्रक अधिकारी है रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो आज 2-3 महीने से 2.5 महीने से बैठे हुए हैं अपने आंदोलन में। सरकार कुछ सुन नहीं रही है, असंवेदनशील है। इसी प्रकार मनरेगा साथी जो है 1.5 महीने से लगभग 40-43 दिन हो गया जी, वो बैठे हुए हैं। असंवेदनशील सरकार के कारण आज पूरी जो आम जो लेबर है या फिर आम नागरिक है अपने रोजगार से वंचित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में असंवेदनशीलता तो है, जिसके कारण क्या है कि ये हमारे साथियों के मध्य काफ़ी आक्रोश है और इसी कारण कहीं ना कहीं हमको एक ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। हमारे साथी भी हमारी काफ़ी आलोचना करते हैं जी, हमें आप लोग बस एक दिन का करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए। अब देखिए जैसे कि आप रायपुर में रहते हैं, आपका परिवार यहीं है, कुछ साथी ऐसे हैं जो आपके बस्तर कोंडागांव कहाँ दंतेवाड़ा से भी आते हैं, बहुत महीने तक कई बार तो कई महीने निकल जाते हैं, वो आंदोलन के भरोसे ही रायपुर में रहते हैं। उनके परिवार को अलग चिंता रहती है, घर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इधर मांग भी पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश पनपता है। ये तो ऐसे में एक जो परिवार, एक जो पारिवारिक जीवन आप लोगों का होता है और फिर इधर आप लोगों को जॉब पे भी जाना है, वरना उधर से भी ऊपर से प्रशासनिक डंडा चलेगा, मैनेज कैसे कर पाते दोनों चीज़ों को? क्या है विन भाई, ये सब करना पड़ता है जी। मेरा व्यक्तिगत दिनचर्या बता दूं जी जी। सुबह मैं 6-6:30 बजे सो उठता हूँ जी। उसके बाद घर में सिस्टम है, कंप्यूटर में कुछ करना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में कुछ कर नहीं सकते जी जी। 9 बजे निकलना पड़ता है, नया रायपुर 1 घंटे का रास्ता है, 10 बजे से ऑफिस का टाइम है जी। फिर वहाँ से निकलो 6-6:15 बजे, फिर आओ, फिर घर में बैठो, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। रात तक 10-11 बजे चलता रहता है। लोगों का, हमारे जो साथी है काफ़ी मात्रा में देखिए उसका कमेंट्स आते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका रिप्लाई करना पड़ता है, फिर मैनेज करना पड़ता है। ऑफिस से छुट्टियों के बाद में यहाँ पर मीटिंग्स लेने पड़ते हैं। बाहर के लोग आते हैं, बीजापुर के, सुकमा, फिर क्या इधर कोरिया, बलरामपुर के लोग आते हैं। तो आपको बता दूं, मैं 2.5 साल से मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। आपका घर जहाँ मुझे याद है मोआ में है, मोआ से नया पूरा डेली अप डाउन करते हैं जी। कारण एक है, कुछ व्यक्तिगत काम भी था और काम रहता भी है। दूसरा चीज़ क्या है, जो साथी बाहर से आए हैं वो नया रायपुर नहीं आ सकते जी, तो उसको भी फैसिलिटेट करना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप कहाँ पर है? सर मैं रेलवे स्टेशन में। अच्छा, बस चलती है, लेकिन बस से जाएंगे तो फिर उनसे नहीं मिल पाएंगे और बस अपने टाइम से आएगी जाएगी जी जी। साधन भी है, साधन जी जी जी, गवर्नमेंट का साधन भी है, गवर्नमेंट का साधन जी, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे क्या पुल वाहन वगैरह होता है, हाँ हाँ हाँ, वो साधन भी है। लेकिन क्या है कि मेरी प्राथमिकता यह है कि कम से कम मैं अनियमित परिवार से हूँ, तो अपने परिवार को देखूँ, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, मतलब एक परिवार आपने उन्हें भी माना है उनका भी डेली मतलब ख्याल रखते हैं, ऐसा है? अब कल ही क्या है, जैसे कल के बैठक में बता दूँगा अमित भाई कि हमारे क्या है, सुकमा, बीजापुर, कोरिया, जसपुर से भी आए थे जी जी। ऐसे नहीं कि हम लोग क्या है यहाँ पर बैठ करके जो लीडर है वो तय कर लेते हैं। हमारी कल की बैठक के लिए हमने 96 जो अनियमित संगठन है उसको हमने आमंत्रित किया था जी। और इस तरह से जो हमारे जो 146 ब्लॉक पदाधिकारी हैं और फिर 28 जिला अध्यक्ष है, प्रांतीय पदाधिकारी, सबको हमने आगे लेकिन क्या है, कोई संगठन में इसी तरह चलता है कि भाई जो फिर भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे और काफ़ी लंबा सलाह मशविरा और समग्र चर्चा के बाद तय किया गया। कई सारे मुद्दे आए उसमें कि भाई हमको अभी जाना चाहिए या फिर 1 महीने बाद जाना चाहिए, 2 महीने बाद जाना चाहिए। कुल मिलाकर के हुआ कि हमारा क्या है कि हमको सितंबर में जाना है, क्योंकि हम पूरी तैयारी से जाएँ। बिल्कुल, इसके पहले क्या 2 या 3 महीना हमारे पास रहेगा, हम प्रॉपर वे में अपने जिला का भ्रमण करें, ब्लॉक का भ्रमण करें, लोगों को समझाएं, अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने लिए संख्यात्मक रूप से आप उपस्थित रहेंगे तो फायदा बिल्कुल। दूसरा चीज़ आज के तारीख में क्या है, जो वर्तमान जिला प्रशासन ने कर दिया रायपुर में, राजधानी में जानते हैं, हाँ हाँ हाँ, समझ गए, आंदोलन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई जी। ये 19 पॉइंट का जो गाइडलाइन जारी किया है, वो भी एक
तानाशाह एक प्रकार के इस तरह अलोकतांत्रिक के जो चीज़ें उसने बनाई हैं, जिसके माध्यम से लोग तो आंदोलन ही नहीं कर सकते। अब मेरे इतने बड़े परिवार हैं, मैं 100 लोग कहाँ पर बैठूँगे, आप बताइए। और आप कह रहे हैं कि जैसे, और ये तो सभी जानते हैं कि महासंघ मतलब उसके अंदर में बहुत सारे संगठन आते हैं, तो संगठन में से अगर मान के चले 10-10 लोग भी आए तो कहाँ इतना हो पाएगा, तो फिर आपको सीधा नया रायपुर जाना पड़ेगा आंदोलन करने, ये चीज़ है। नहीं, मैं परसों गया था, जी जी, सॉरी शुक्रवार को गया था मैं, वहाँ पर जाकर देखा भाई वास्तव में है क्या है। शासन ने जगह निर्धारित किया है, हाँ, जो राजस्व स्थल उसके सामने पीता गाँव। जी जी, मैंने देखा कि भैया हम कई 3 तारीख आंदोलन करते हैं, हमारी संख्या में लोग आएंगे तो हम कहाँ रखेंगे, हाँ कहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन क्या मीडिया इतना दूर जाएगा, क्योंकि मेरी जहाँ तक जानकारी है पूरा मीडिया जो है आपका रायपुर में बेस्ड है, तो आपका आंदोलन अगर नया रायपुर में होगा तो क्या लगता है कवरेज मिल पाएगा, उतना माइलेज मिलेगा? इसलिए तो आप लोग भी हम सब करना चाहिए, आप लोगों को लिखना चाहिए, मतलब शासन प्रशासन के अगेंस्ट में जी। ये तो अब व्यवहारिक निर्णय है और इस तरह से कभी नहीं होता। दूसरा चीज़ क्या है, वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसके मुखिया ने राजस्थान में बोला है कि भाई सॉरी गुजरात में बोला अपनी सभा में कि गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर आंदोलन के लिए अनुमति लेना पड़ता है। तो क्या राहुल गांधी जी अपने इस सरकार को निर्देश नहीं दे सकते क्या? ये बिल्कुल अव्यवहारिक अलोकतांत्रिक निर्णय है कि भाई आप क्या है 100 लोगों को बैठ करके बुढ़ापरा धरने स्थल पर धरना दो, वो भी रैली नहीं कर सकते आप, सिर्फ शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं वहाँ पे ऐसे। तो ये तो क्या है अलोकतांत्रिक बिल्कुल निर्णय है और इसका विरोध किया जाना चाहिए और विरोध भी हो रहा है, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान ले और जो आदेश है उसको निरस्त करते हुए, ठीक है हम शांति व्यवस्था, हम भी क्या है शासन प्रशासन का अभिन्न अंग है, हम कोई चोर मुजरिम तो है नहीं है, हम भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कभी ऐसा नहीं है कि हम जब भी परमिशन लिया, जब जिला प्रशासन के साथ बैठक होती है हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पिछले बार भी यदि एक तरीके का बात हुआ, वहाँ पर एसडीएम साहब और एडीसी एसपी वगैरह सब बोले कि यही कानून व्यवस्था का सवाल है, आप विड्रा कीजिए, तो हमने रिक्वेस्ट भी किया कि सर हमको दूसरे का दे दिए, तो उनकी परेशानी नहीं, तो हम भी कहीं ना कहीं एडमिट तो करते हैं, ठीक है बिल्कुल प्रशासन कर रहा है तो हम एक कदम जी जी, तो हमने विड्रा भी किया। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि आगे प्रशासन का क्या इस पर जवाब आता है। गोपाल जी, अगर हम आपकी मतलब पृष्ठभूमि की बात करें तो कहाँ से मतलब आप आते हैं, क्या प्रॉपर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही जन्म हुआ, फिर आगे जो भी आपकी स्कूलिंग है, कॉलेज है, कहाँ से हुआ सब? मेरा में जन्म स्थान ग्राम मल्लिंग करके है जी जी, पहले रायपुर जिला में आता था, यहाँ से 85 किलोमीटर अभी वर्तमान में ब्लौरा जिला में है जी। और मैं बहुत एक छोटे से गरीब परिवार से हूँ जी। मेरे पिताजी किसान थे, 1991 में निधन हो गया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी पर थी जी जी। और फिर हमने क्या, मैं 1984 में मैं खुद यहाँ रायपुर आ गया था पढ़ने के लिए, और फिर सभी हमारे परिवार आज यहीं हैं जी जी। हमारे मिसेज भी हैं जो एक पत्रकार है और कुछ अपना काम चलाती है, उसका एक कृषि मैगजीन है वो भी संचालित करती है जी जी। 2 बच्चे हैं और छोटी वाली 12th में, बड़ी वाली वो भी पत्रकारिता में 6th सेमेस्टर में कर रही है। अच्छा, तो बहुत छोटे हैं इसलिए तो हमको लगता है बिल्कुल कहीं भी जाते हैं देखते हैं कि मैं एक बार बलरामपुर गया था पिछले साल में जी जी। एक बहनें जो है छोटे से बच्चे को लेकर के वाड्रफ नगर से आई थी, कहाँ पर बलरामपुर में 84 किलोमीटर, और कितना तनख्वाह मिलता है 8,000 बताइए। इतनी मतलब स्थिति हमको देखने को परेशानी। हमारे जो बस्तर के जो साथी हैं फोटो में काम करते हैं जी, बेचारा 24 घंटे काम करते हैं लेकिन मिलता कितना है 7,000। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमको प्रभावित करता है, हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, इतना जगह बड़े जगह में रहते हैं, हम तो उससे हज़ारों गुना अच्छा है वाकई। क्या सिर्फ हमारा तमाम सुविधाएं मतलब रायपुर राजधानी में है जी जी सभी सुविधाएं, तो क्या हमारा लाइफ सिर्फ हम अपने लिए है क्या? यदि हम इस जगह पे आज हम आए हैं तो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ये मेरी भावना है। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट तो होता है, हम स्वीकार भी करते हैं इसको, लेकिन हमारे मन से ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं समग्र रूप से नियमित करने के लिए सभी जो साथी हैं वो अपने आप को तैयार करें और आर्थिक रूप से मानसिक रूप से वो 1 सितंबर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 1 सितंबर मतलब अभी चल रहा है मई जून जुलाई का सफर, 3 से 4 महीने बाद एक कुछ बड़ा आंदोलन आप लोग करने वाले हैं, ऐसा है? अभी आंदोलन करते हैं, फैमिली में कभी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस कभी नहीं होता ऐसे? नहीं, डिस्टर्बेंस तो होता है लेकिन जानते हैं कि मेरा क्या है शुरू से प्रकृति रही है और
जीवन साथी तो वही होता है जो समझता है एक दूसरे को। हाँ हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी दिक्कतें तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से काफ़ी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो। स्वाभाविक रूप से कि सुबह भी शाम को भी वो टाइम क्या है, काफ़ी मोबाइल भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, उसको रिप्लाई भी करना पड़ता है। कई लोग बाहर से आते हैं तो घर भी आते हैं, तो चलता है। लेकिन इस तरह से नहीं है, वो जानते हैं कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं एक सेवा का काम है और ये काम सबको मिलता भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और मिलता भी नहीं, बहुत जिम्मेदारी का काम है। बहुत जिम्मेदारी का काम है। सही तो बात है। कितने हमारे जो साथी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए हैं, तो ये समस्याएं होती है। तो सही बात है। हमारा काम सिर्फ क्या है, सेवा का काम है, इस तरह से कुछ नहीं है। हम भी चाहते हैं, हम भी एक अनियमित हैं, तो हम समझते हैं अनियमित साथियों का जो पीड़ा है, कितना तकलीफ में वो काम करता है कार्यालयों में। हम भी तो यहाँ पर रहते हैं, मुख्यालय में काम करते हैं, काफ़ी दबाव रहता है जी। चाहे वो रविवार हो या रात को कभी भी फ़ोन आ जाते हैं, करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो प्रशासन का हम एक हिस्सा हैं, तो करना पड़ता है बिल्कुल। लेकिन जो एक्स्ट्रा दबाव होता है वो तकलीफ देगा। सही है, दबाव बहुत तकलीफ दे होता है, और इस दबाव के साथ जब आप लोग संघर्ष करते हैं और उसका जब आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई तारीख नहीं है कि कब आपको इसका एक अंजाम मिल जाएगा, कब आप लोग नियमित हो जाओगे, ऐसे में धैर्य बहुत बड़ी बात होती है कि आप धैर्य कैसे रखें। तो उस वक्त निराशा भी मन में होती होगी? नहीं, निराशा तो आती है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो साथी होते हैं काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। जब हमको लगता है, कहीं मेरा लिखने में कहीं लगता है लोगों को जी जी, तो लगता है कि सर थोड़ा निराशा की ओर जा रहे हैं, तो कहीं बूस्टअप करते हैं। बूस्टअप कैसे करते हैं फिर, वही मैं जानना चाह रहा था। बोलते हैं सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हाँ। सब ठीक हो जाएगा, हम संघर्ष करेंगे और नियमितीकरण लेंगे। और जब वो डाउन होते हैं तब आप उन्हें किस तरह से बूस्टअप करते हैं? वैसे ही बस एक दूसरे से मैं बता रहा हूँ कि सीधे सीधे मेरा जो मैसेज आता है अमित भाई जी जी, मेरे से 5 से 6 हज़ार लोग डायरेक्ट टच में है। अच्छा, मैं एक बार मैसेज करता हूँ 2-3 मिनट में, कितने लोग टच में हैं जो गुड बुक में मैं भेजता हूँ। कई सारे 450 करीब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप। फिर क्या है कि हमारा जो कुटुंब ऐप है, जी जी, इस तरह से हम सीधा सीधा क्या है, हमारे जो मैसेज आती है एट ए टाइम क्या है 15 मिनट में 50,000 तक जाता है। अच्छा, 50-75 हज़ार तक जाता है, और फिर वो मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो कई जगह से मैसेज आता है। कई लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कि और अग्रेसिव होने की जरूरत है, कई प्रकार से सलाह देता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन चूँकि वितंबा संघ है, सभी की बातों को एडमिट करना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि आंदोलन तो हम कल से शुरू कर दें। बिल्कुल। सरकार का जो हमारे प्रति जो व्यवहार है, बिल्कुल निहायत ही सही नहीं कहा जा सकता। हम इतना प्रताड़ित हैं। मिले हैं आप लोग कभी किसी सरकार के प्रतिनिधि से इस पूरे विषय को लेकर के? 4 बार हमारे साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात की? डायरेक्ट मुलाकात जी जी, 4 बार। अच्छा, हमारे आप देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे हमारे साथियों को। फोटोज हाँ पहले आती थी। इस विषय को लेकर आप लोग 4 बार मिल चुके हैं? 4 बार मिल चुके हैं। उनका कहना है हम करेंगे, लेकिन कोई टाइम बाउंड तो है। 3.5 साल हो गया, तो क्या कब करेंगे भाई? आपने 10 दिन में बोला था ना, फिर अगले साल बोला था, वो भी टाइम खत्म हो गया। तो कोई तो समय होगा। आपने पिंगवा कमेटी बनाया, पिंगवा कमेटी आज तक क्या है 2-3 साल में क्या है, सिर्फ 2 बार उसने रिपोर्ट दिया, 2 बार मीटिंग किया, उसका रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। हमारे जो साथी हैं, जो संविदा साथी हैं, जो संविदा जो दर होता है, उसके आधार पर देखिए प्रदेश में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन होता है 3 प्रकार से निर्धारित होता है। पहला संविदा, दूसरा जो श्रम विभाग जारी करता है न्यूनतम मजदूरी दर वो, और तीसरा लमसम जी। तो जो संविदा में जो मिलता है, कम से कम इससे 60 से 70 हज़ार जो मतलब कर्मचारी वो प्रभावित होते हैं। अगस्त 2019 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद रिवाइज नहीं हुआ। देखिए सरकार से आधे से कम तनख्वाह मिलता है, फिर भी क्या है वो इतने दिनों बाद तक हमने वृद्धि नहीं किया है, तो सबसे बड़ी अन्याय है। आप अपने क्या है कि नियमित कर्मचारी के जो भत्ते है, उसमें हम किसी कोई बोलना नहीं चाहते, ठीक है, जो भत्ता है जो भी है आप बढ़ोतरी कीजिए, लेकिन हमको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं आप? ये तो हमारे साथ डबल अन्याय हो रहा है ना। एक तो हमको आधा से कम तनख्वाह दे रहा है, ऊपर से जो हमारा अधिकार है 1 साल 1.5 साल में बढ़ता है, वो आपने क्या है बढ़ाया नहीं 2-3 साल में। ये तो बहुत गलत सी बातें हैं। तो सरकार को भी इस तरह ध्यान देना चाहिए। इसके नाम से भी काफ़ी आक्रोशित हैं। आज देखिए, अभी मैं 2019 की बात, अगस्त 19 से बात करूँ तो कितना % महंगाई भत्ता बढ़ गया है, महंगाई जो बढ़ गई है,
करीब 20 से 25% बढ़ गई, बढ़ गया है। हाँ हाँ, अभी 5% और बीते दिनों बढ़ाया था, 23 कुछ हो गया लगभग। तो भाई उसी अनुपात में तो बढ़ाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने कई बार चिट्ठी लिखा है, सचिव वित्त को भी लिखा है और मिले भी हैं मुझसे, जी जी, लेकिन किसी प्रकार का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है। माननीय मुख्य सचिव महोदय से हमने क्या है 3 बार मिलने के लिए गया है, मुलाकात करना ही चाहते हैं हमसे। अच्छा, आप पीवा साहब जाके मिलिए, पीवा साहब से 2 बार मिला भी। अच्छा, उसके बाद वो खुद मिलना नहीं चाहते। हाँ हाँ, हमारी जो बातें हैं फेडरेशन ने अपने साथ रखा भी जी। जब वहाँ पर बात हुई तो बोले भाई हम पृथक से इन लोगों को बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। हमने क्या है कम से कम 5-6 लेटर अभी तक दे चुके हैं कि नहीं कम से कम हमको बात करने के लिए बुलाइए। जब हमसे चर्चा नहीं करेंगे तो आप क्या डिसाइड करेंगे? सही है। अच्छा, चर्चा में क्या आपको लगता है गैप एक कहाँ पे हो जा रहा है? क्या सरकार को मतलब ये लग रहा है कि आप लोगों को अगर नियमित कर देंगे तो वित्तीय भार बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा कोष में, ऐसा कुछ लग रहा है उनको? नहीं, हमने क्या देखिए हमने दिया भी है। हाँ हाँ, इसके लिए प्रस्ताव रखा भी है जी। देखिए अभी क्या होता है, उदाहरण के तौर बता रहा हूँ कि एक जो 5400 पे ग्रेड है, मैं बता रहा हूँ 5400 पे ग्रेड है, तो उनको क्या है अभी नौकरी लगता है तो 56,000 को मिलेगा। अभी जो हमारे संविदा साथी जिसको मिलता है 41,000 मिलता है। डिफरेंस कितना हुआ? 15,000 का। 15,000 का, जी। ठीक है ना? ठीक है, अब डीए वगैरह जो भी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, 30 से 35% अंतर पड़ने का है। और हमने कैलकुलेशन किया है, देखिए हमारे साथ हम बोलते हैं ना कि 1,80,000 है, 1,80,000 में 7 प्रकार के लोग हैं। अच्छा, अब 7 प्रकार के लोग में सबसे पहले आता है संविदा। हाँ। संविदा लगभग अपन मानते हैं कि 45,000 है। हमारे पास कैलकुलेशन है जी, पूरा अलग अलग कैटेगरी का आपके पास डेटा है पूरा? जी डेटा है जी, इसमें 45,000 मानते हैं। मैं नीचे से आ जाता हूँ, जैसे अंशकालीन है, हम बोलते हैं अंशकालीन के लिए निवृत्ति ग्रहण की जरूरत ही नहीं है, वो तो बोल रहे हैं हमको पूर्णकालीन कर दो। भाई जो 2,500 मिल रहा है कम से कम उसको तो पूर्णकालीन करो आप, 8,000 तो 9,000 तो तनख्वाह दो आप, वो भी दे नहीं रहे हैं। तो इसमें सबसे जो नीचे तबके का हमारे जो साथी हैं जो स्कूल सफाई कर्मचारी है, जो 43,000 लोग हैं, तो 1,80,000 में 43,000 तो ये माइनस हो गया। अब इसी प्रकार क्या है 15 से 20,000 जो हमारे साथी हैं ITI में है, ITI में भी है, हाँ, ITI में भी, कॉलेज में भी है, स्कूल में भी है। तो ये हम चाहते हैं ये कम से कम जो अर्धकालिक है उसको पूर्ण कार्य कर दिए। तो जिसको क्या है जैसे स्कूल कॉलेज में जिसको 8,000-10,000 तनख्वाह मिलता है, उसको क्या है 25,000-30,000 मिलने लगेगा। कम से कम जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो बेहतर मिलेगा उनको। वो खुद चाहते हैं कि सबसे पहले हमको तो पूर्णकालीन कर दिया जाए। जैसे ITI में जो काम कर रहे हैं मेहमान पर साथी हमारे, उनको अब 10 साल से 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है। अब सोचिए अब क्या है हालात में। अब वेल क्वालिफाइड है, वो पढ़ाते हैं वाकई में, हाँ पढ़ाते हैं। तो उसकी और काफ़ी मतलब दूरस्थ अंचलों में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे उनको वो शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। दूरस्थ अंचलों में जैसे विजयपुर रिमोट एरिया में काम करते हैं, तो बिल्कुल काम करता है, ITI में पढ़ाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए भी थे, ये सब चीज़ों को लेकर के इन लोग मंत्रालय भी गए थे और आवेदन निवेदन दिए हैं। महीनों से फाइल रुका हुआ है वहाँ पर। ITI के जब आप जिक्र करते तो मुझे अभिषेक जी याद आ जाते हैं। अभिषेक भैया मतलब उनको बहुत दुख के साथ मतलब ऐसा लगता है कि कितनी कम उम्र थी साथी की, और मीडिया प्रभारी एक मीडिया समन्वय के तौर पे जो उनकी भूमिका थी वो इस तरह से निर्वहन करते थे, और वाकई मतलब उनको याद करके दिल भर आता है। अभिषेक भाई अपने आप में यूनिक थे और उसके जाने का काफ़ी गुरु भी है, काफ़ी हमारे जवान, और क्या है एक कहना चाहिए एक महासंघ पर उसकी समर्पण अपने आप में काबिल तारीफ है वाकई में। और थे तो ठीक है, हम कुछ बातों को लेकर विरोधाभास तो सबके साथ रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहें कुछ चीज़ें ऐसा होता है अंदर से जोड़ देता है। तो उनके साथ उनके जाने से ऐसा हुआ, वास्तव में अंदर से कहीं ना कहीं हमको काफ़ी पीड़ा हुई। और ये जो चीज़ें हैं हमको खिला कि हमेशा हम जब भी हम बैठते हैं बात करते हैं या फिर धरना प्रदान होती है, उनकी याद हमें आती है और उसकी कमियाँ हमें खलती है। तो ये बहुत इस तरह से हमारे कई साथी गुजर गए हैं। और इसी पर मैं इस समय बता दूं कि जो हमारे जो संविदा या दैनिक वेतनभोगी साथी हैं, जो आकस्मिक जो होता है, इतना सरकार का मतलब शोषणवादी जो सोच है, सिर्फ 1 लाख उसके लिए प्रोविज़न है, मात्र 1 लाख रुपया जी। बाकी के जो साथी है उसके लिए था ही नहीं है। हमने पिछली बार भी क्या कोविड के समय हमारे कम से कम 60 से 70 साथी इस दुनिया से चले गए। हमने उसके लिए बोला कि भाई जो कोविड में इस तरह से जो एक्सपायर हुए हैं जो सरकारी कर्मचारी, तो ठीक है उनके उसके जो परिवार को अनुकंपा नियुक्त हो रहे थे, लेकिन क्या हमारे लिए क्या है। हमने कई आंदोलन भी किया, इसको लेकर के लिखा भी, मिला भी, लेकिन
वही बोलते हैं ना, असंवेदनशील सरकार, कुछ सोचना ही नहीं चाहता हमारे बारे में, तो अब क्या बोल सकते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये कहूँ वैसे सारी चीज़ों को लेकर के है। बराबर हमको छुट्टी नहीं मिलती है, कहीं जाने से क्या है, पहले बोलते हैं कि हमको क्या है, आप परमिशन लीजिए, तो कई सारे हमारे साथ बंधन है। तो ये तो क्या है, अनियमित है जी। अनियमित का दंश जो अनियमित होता है वही जानता है। हाँ। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक बार कोई भी युवा इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया जी जी, उससे बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा। हाँ। कारण ये है कि सुबह से शाम तक वो इतना दबा रहता है उससे, हाँ, बाहर के बारे में कुछ सोच नहीं सकता जी, कुछ और करने का समय ही नहीं मिल पाता आपको, ऐसा है। और ये भी एक चीज़ है कि उस चीज़ का कोई भविष्य भी अभी तक आपको पता नहीं है कि मेरी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, कब तक आंदोलन चलेगा, सरकार कब संज्ञान लेगी, मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या है हमारा जो संघ है छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित जी कि 5 सूत्र के जो हमारा जो उद्देश्य है जी, सबसे पहले नियमितीकरण, दूसरा जो हमारे क्या है आपको बता दूं, कम से कम 15 से 20 हज़ार साथियों को 5 से 10 सालों में निकाल दिया गया है। अच्छा, छटनी कर दी गई। अच्छा, लेकिन सरकार ने मुझे जहाँ तक याद है बोला था छटनी किसी की नहीं की जाएगी फिर ऐसे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा गया है जी जी, और उस घोषणा पत्र को इस सरकार ने आत्मसात भी किया है। और घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 जी 11 में लिखा है कि प्रदेश के जो नियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित किया जाएगा और छटनी नहीं की जाएगी, ये लिखा हुआ है जी जी से। और ये जो बातें हैं विधानसभा में उठा भी है और सरकार ने माना भी है, लेकिन उनका ये जवाब क्या है, वही गोलमोल जवाब है, प्रक्रियाधीन है। भाई प्रक्रियाधीन क्या होता है? आप कोई भी चीज़ों को रातों रात बदल सकते हो, तो क्या हमारे लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्या आप? तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सरकार करना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर के ये है कि बहानेबाजी कर रही है। दूसरा चीज़ क्या है जो आउटसोर्सिंग के बारे में जी, प्रदेश में लगभग क्या है कि 60,000 लोग आउटसोर्सिंग से हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है जो नगर निवेश विभाग है नगर निगम में, उनकी संख्या है करीब 25 से 30 हज़ार वहाँ पर हमारे साथी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर लाइन मैन या फिर पंप ऑपरेटर इस तरह से काम कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी संख्या उनके साथ है। मैं बता दूं कि इसी तरह से कई विभाग हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, उद्यानिकी विभाग है, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यालय समाज हैं वहाँ पर भी है। तो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहा है। उसके लिए उसने स्पष्ट लिखा है कि आउटसोर्सिंग बंद किया जाएगा जी। तो कम से कम जिसमें पैसा नहीं लगना है उसको तो बंद कर सकता है ना, ठीक है, आपको नियमित करने में तो पैसा लगेगा जो भी है जी, लेकिन क्या है कि जो जिसमें पैसा नहीं लगना है उस काम को तो कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या लगता है कि ये जो इच्छा शक्ति है वो चुनावी साल में हो जाएगी? अब उम्मीद तो है जी, लेकिन उम्मीद ऐसा नहीं बनती है। हाँ। अब 3.5 साल में जो हमारे लिए कुछ सोचा नहीं जी, कुछ भी नहीं किया, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हमने क्या प्लान कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव तो बनाना पड़ेगा, वो भी चौतरफा दबाव बनाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। और मुझे उम्मीद है हम नियमितीकरण तो लेंगे, इसी सरकार से लेंगे किसी भी कीमत पर। उम्मीद है, एक विश्वास है कि इतना जो लंबा एक आपका आंदोलन चला आ रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई अंजाम तक आप पहुंचेंगे। और उम्मीद यही है कि जितने भी आपके साथी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ, तो कहीं ना कहीं बात बन जाए, सरकार की तरफ से भी, सरकार की भी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाए कहीं ना कहीं जाके गोपाल जी, और आप लोगों का भी जो आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी एक विराम मिले। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी आपके उन तमाम अनियमित साथियों को जो इस सफ़र में कहीं ना कहीं आप लोगों से बिछड़ गए। ये चीज़ तो मतलब बहुत मायने भी रखती है कि अपना जीवन उन्होंने इस पूरे आंदोलन को दे दिया, लेकिन इस सपने को साकार होते हुए कभी वो देख भी नहीं सके। क्या कहते हैं आप? स्वाभाविक रूप से उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी हमारी तरफ से कि हम नियमितीकरण लें और उनकी जो इच्छा थी हम उसको पूर्ण करें। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे हमारे बिजली विभाग के जो संविदा साथी हैं उनके साथ कितना मतलब बर्बरतापूर्वक शासन ने व्यवहार किया, बहुत पीड़ा देता है, बहुत टची है लोग। मेरे से फ़ोन से बात करते हैं उन लोग, मैं समझाता भी हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। आज की तारीख में किसी को आप रोक नहीं सकते। अभी भी काफ़ी करीब 30 लोगों पर तैयार हुआ है, अंदर भी थे, बाहर आ गए कि तो क्या करेगा बेचारा जो 8-10 हज़ार तनख्वाह मिलता है। उनके भर्ती ने में लिखा हुआ है 2 साल बाद नियमित करेंगे जी। लेकिन सरकार उसको जो प्रबंधन है वो उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो स्थिति है। और
इस चीज़ को हम बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारी संकल्प है, प्रतिबद्ध है। और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी इसके लिए हमेशा संघर्ष रहता है जी। और हमेशा सक्रिय है किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, कुछ न कुछ चीज़ों के लिए देखिए क्या होता है, हमको चारों तरफ से देखना पड़ता है। हमारे जो साथी हैं उनकी व्यवहारिक तकलीफें भी देखनी पड़ती हैं, जो सरकार के पक्ष है उनको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमारे भी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है उसको भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई वास्तव में यदि हम कल आंदोलन की घोषणा किया तो उसके लिए हम प्रस्तुत रह पाएंगे नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारे चीज़ सोचना पड़ता है। और जो आम साथी हैं उनके पास सिर्फ एक रहता है कि वो अब उसका विचार रहता है। हाँ। लेकिन जो नेतृत्व करता है उस पर कई प्रकार की बातें रहती हैं, उनको सोचना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ रहती है, फिर उनसे क्या है अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं और फिर जब उस पर खरा आप नहीं उतरो तो फिर लोग बहुत जज भी करते हैं और संगठन में भी बहुत फिर आपसी मतभेद भी मतलब वो होता ही है, हर जगह होता है। एक परिवार में भी आप हो, अगर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही किसी बड़े से, तो फिर बच्चे जो हैं वो अक्सर वो उनसे थोड़ा सा परेशान होते हैं, जो बड़े हैं वो बच्चों से थोड़ा परेशान होते हैं। तो वही चीज़ संगठन में भी मतलब होती रहती है। नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है जी, यदि हमारे जो अनियमित साथी हैं जी, उनको कोई महासंघ का जरूरत तो पड़ेगा। हाँ, यदि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ नहीं रहेगा तो कोई दूसरा नाम से रहेगा जी। लेकिन आज के तारीख में कोई, अब जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक विभाग में 120 लोग हैं, वो क्या संघर्ष करेंगे बताइए। जी, सही बात है। हाँ, सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, उनके नियंत्रक अधिकारी हैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और ये भी है कि 120 में से कितने लोग उस आंदोलन में आते हैं, कितनी सहभागिता सक्रियता दिखाते हैं, ये भी है। ये भी है। हाँ। तो देखिए, आपके सामने इस मंच पर मैंने बोलने का तात्पर्य यह है कि हमारे साथी इसको समझे बिल्कुल इस बात को। भाई यदि हम एक अच्छे नेतृत्व करते हैं तो हमारी कामयाबी हमको पता होना चाहिए। तो ये मेरा सोच है कि भाई यदि हम इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाना है तो हमारे साथियों को अपना योगदान तो देना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आंदोलन करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, हमारे जो आसपास के हैं रायपुर या फिर जो निकटतम जो 100-150 किलोमीटर की दूर के जो साथी हैं सुबह जाके शाम को जा सकते हैं। लेकिन दूरस्थ जो साथी कैसे आएंगे, कैसे उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर, फिर वो भी अपने खर्चे से उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। हाँ, इसके लिए क्या देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे जो प्रशासन का जो 19 बिंदु का है जी, उसके आधार पर तो इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, वो इतना प्रतिबंधित कर दिया है कि आप जब आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे तो आपको वीडियोग्राफी कराना पड़ेगा, इस सबके भोजन रहने खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा, सारी चीज़ कर दिया है। और उसमें जब अनुमति में लिखता है कि भाई उपरोक्त के जो शर्तों का पालन के आधार पर आपको अनुमति दी जाएगी। अब प्रशासन तो है, यदि आप थोड़ा सा वायलेट किया तो कोई ना कोई कार्रवाई भी हो सकती है सर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इससे क्या है, हमारे जो लीडरशिप में थोड़ा सा दबाव तो आया है। दूसरा चीज़ क्या है कि उसके विरोध के बाद उसने परमिट किया अभी 100 लोगों को यहाँ पर रखना है, तो 100 लोग बैठ के क्या करेंगे यहाँ पर, कौन देखने वाले बताइए आप, क्या करेंगे। बात तो सही है। और जब तक आप आंदोलन में बैठे हैं तब तक की वीडियोग्राफी भी आप लगातार कैसे कर पाएंगे, करवा पाएंगे, ये चीज़ है। ये बहुत सारी समस्या है। इसलिए क्या है, अब क्या है, मेरे बोलने का तात्पर्य है कि जो आंदोलन की जो पैटर्न है उसको बदलना पड़ेगा। आंदोलन का जो पैटर्न है वो बदलना पड़ेगा। हमारा मंशा है कि हम इस तंत्र के एक हिस्सा हैं, हम नहीं चाहते किसी प्रकार के काम प्रभावित हो। बिल्कुल बिल्कुल, आम जन भी मतलब आंदोलन से प्रभावित ना। और जो एक मेन डिसीजन था वो ये इसलिए भी था, प्रशासन का ये कहना है कि जिस जगह पे मतलब आंदोलन होता था वो क्या है, रायपुर का बहुत घना आबादी वाला इलाका है, काफ़ी सड़कों को जोड़ता है, तो नौकरी पेशा है या फिर स्टूडेंट वर्ग है, वहीं से आना जाना होता है, तो आंदोलन की वजह से उनका आना जाना प्रभावित होता है। ये शासन का ऐसा कहना था, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। नहीं, हम देखिए, हम प्रशासन के बातों को एडमिट करते हैं, उससे सहमत हैं जी। लेकिन आप क्या है, सीधा उठा करके राजधानी के हृदय से उठा करके सीधा आप 25 किलोमीटर दूर में फेंक देंगे मरुस्थल जहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो कैसे हो सकता है। हम ही चाहते हैं, हमारा खुद का सोचना है, हमारे महासंघ का सोचना है कि ठीक है, आप बुरा तालाब में ढाने स्थल को परिवर्तन करके आप रायपुर के ऐसे आसपास में जगह देखिए जो जहाँ पर अप्रोच बाहर से लोग आते हैं, सभी के पास सुविधा नहीं आती, बस उतारते हैं फिर जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। कमल विहार चलेगा आप लोगों को नहीं चल, देखिए जी 5-10 किलोमीटर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोड के अप्रोच हो, हाँ, मतलब आवागमन काफ़ी सुगम हो, जो दूरस्थ अंचलों से आते हैं उन्हें भी पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, ऐसा है। हम भी समझते हैं कि जो हमारे जो व्यापारी वर्ग है या फिर शहर के जो निवासी हैं उनको असुविधा होता है, हम भी नहीं चाहते इस तरह से कोई असुविधा हो, बिल्कुल। लेकिन
जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता है जी, उसको बोलो कि भाई आप रेगिस्तान में जा करके आप वहीं पर धरना दो, तो वहाँ पर बैठने की क्या औचित्य है। सही है। इसलिए मैं बोलने का मतलब ये है कि अब हमारे जो आंदोलन का जो पद्धति होगा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले हमारे आंदोलन का जो पद्धति था उसमें सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना था जी। लेकिन अब क्या होगा, काम प्रभावित करना होगा। अब क्या होगा, काम प्रभावित करना होगा जी। भाई, काम प्रभावित होगा तब समझ आएगा, क्योंकि ऐसी तो सरकार के पास आवाज़ पहुंचेगी नहीं। आंदोलन धरना प्रदर्शन के माध्यम के लिए जो मीडिया आती है वो मीडिया जा नहीं पाएगा वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको तो सरकार को समझना चाहिए, समझना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जो हमारी जो आंदोलन की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, पैटर्न है, उसको बदलना पड़ेगा। अब हमको काम प्रभावित करना पड़ेगा। अर्थात क्या है, हम टोटल पूर्ण रूप से काम बंदी की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं जी। ये लेकिन हम चाहते भी नहीं, लेकिन क्या शासन प्रशासन खुद चाहता है, हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार खुद चाहती है। इस तरह से जो बातें हैं तो ये तो बहुत ही तो हमारे लिए आंदोलन की रूपरेखा आप लोग बदलेंगे, और फिलहाल ये सस्पेंस अभी बना रहेगा कि क्या रूपरेखा आप लोगों के आगे आंदोलन की होती है। और अभी हम 3 तारीख जी है उसमें हम हमारे जो साथी लोग आ रहे हैं, सभी पदाधिकारी, उसमें और चर्चा करेंगे जी कि भाई उसको 1 सितंबर का जो कार्यक्रम है उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें, बिल्कुल, और सरकार के पास कैसे हम बात रखें, ताकि हम बहुत ज़्यादा हम भी लंबाई में बैठने के मूड में नहीं है जी। सरकार हमारी बात को त्वरित उसका मतलब समाधान निकाले, और ताकि हमको जाने की जरूरत ही ना पड़े। भाई देखिए, हम कर्मचारियों के साथ पास क्या 3 चीज़ें हैं जी: आवेदन, निवेदन, आंदोलन। जी। पहले आवेदन दे दिया, निवेदन किया, अब आवेदन निवेदन में नहीं मार रहे हैं तो आंदोलन में करना पड़ेगा ना जी। तो आंदोलन का भी अलग आखिरी रास्ता आंदोलन है। हम नहीं चाहते, उससे फायदा तो क्या होता है, नुकसान तो बहुत सारा होता है, लेकिन क्या है, सरकार उसी भाषा समझती है तो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। चलिए गोपाल भैया, देखते हैं कि आगे क्या आप लोगों की रणनीति होती है, किस तरह का आंदोलन होता है। और बहुत धन्यवाद भैया, आप टाइम दिए नहीं और इतना बिजी शेड्यूल आपका भी रहता है, और उसमें आपने समय निकाला, और बहुत सारी मतलब बातें ऐसी थी जो हमको लगता है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद हम नहीं कर पाते, लेकिन आज एक मौका था, दस्तूर भी था कि एक समय का पता भी नहीं चला कितना वक्त से हमने सिंपल इंटरव्यू को हमने चालू किया था, और बिना किसी एडिटिंग के भी हम इसको बिल्कुल पोस्ट करेंगे, और देखते हैं फिर किस तरह से प्रतिसाद आपके अनियमित कर्मचारियों का आता है। नहीं, बिल्कुल आएगा अमित भाई, और आपका प्रयास बहुत अच्छा है जी जी। आप नियमित के लिए काफ़ी सजग रहे हैं जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, रहेगा, आगे कोशिश है आगे भी रहेंगे जी जी। और भविष्य में भी हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि ज़रूर भैया सहयोग आपसे मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा भैया, है ना। चलिए भैया, फिर कल मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, आपको भी जाना है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू।